हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नया लेक्चर है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक सफलताएं। जो अंग्रेजी कंपनी ने कौन कौन सी व्यापारिक सफलताएं प्राप्त की उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक सफलताएं। अगर अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक सफलताओं को बात करने से पहले यह जानना जरूरी कि भाई अंग्रेजों ने सबसे पहले सामुद्रिक यात्रा कौन कौन से देश में की, कहां कहां पे उन्होंने की थी। जो पूर्वी देश में वो सामुद्रिक यात्राएं कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने प्रारंभिक समुद्री यात्रा की थी सुमात्रा, जावा एवं मलक्का में। यानी इन देशों में उन्होंने सर्वप्रथम सामुद्रिक यात्रा की थी। अब ये जो समुद्रिक यात्रा कर रहे थे उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। उद्देश्य था मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। यानी जो भी मसालों का व्यापार हो रहा था उसका एक हिस्सा प्राप्त करना। अब मसालों का व्यापार कैसे हो रहा था? मसालों के व्यापार इट मीन्स जो हमारे देश में या कि पूर्वी एशिया थी, उन पूर्वी व्यापार का जो देश था वहां पे काली मिर्च हो गया, मिर्च मसाले हो गए, इन सब का व्यापार बहुत हो रहा था। और इस सब की डिमांड कहां पे थी? यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा थी। और जो यूरोपीय कंपनियां थी लाइक पोर्तुगीज हो गई या कि फिर डच हो गई, ये पहले से ही ये पूरा का पूरा व्यापार का फायदा उठा रहे थे। और इनको देख के अंग्रेजों ने भी सोचा कि हमें भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए और ये मसालों के व्यापार में हम भी एक हिस्सा प्राप्त करें और इस चीज को प्रॉफिटेबल बनाएं। तो उन्होंने वो ये चीज को प्रॉफिट बनाने के लिए, मसालों के व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए ये सामुद्रिक यात्राएं शुरू की। ये हो गए। अब आखिरकार उन्होंने सबसे पहले समुद्रिक यात्रा अगर देखा जाए तो पूर्वी देशों में यहां की बात की थी 1601 में। 1601 में 1601 में अंग्रेजी जहाज था, अंग्रेजी जहाज इंडोनेशिया पहुंचा। अंग्रेजी जहाज इंडोनेशिया पहुंचा। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? मसाला द्वीप भी कहा जाता था, मसाला द्वीप, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मसाले प्राप्त होते हैं। और अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? मसालों के व्यापार पर हिस्सा प्राप्त करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया पे अपना जहाज भेजा 1601 में। और फिर उसके बाद इंडोनेशिया के बाद अगर बात करें तो भारत में अगर बात किया जाए तो 1608 में भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था। यानी 1608 में भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलने का अंग्रेजों ने प्रयास किया था। 1608 में कौन किया था? 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो थे वो हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज में सूरत बंदरगाह में पहुंचे थे। यानी सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज आया था हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज में। और किस बंदरगाह में सबसे पहले पहुंचा था? सूरत बंदरगाह में। ये तीन यहाँ पे फैक्ट आ गए, ये कैप्टन हॉकिंस, ये हेक्टर एंड सूरत बंदरगाह, ये सबसे पहले यहां पहुंचा था। यानी समुद्र के रास्ते भारत पर पहुंचने वाला, यानी समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। यानी समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ये था।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये किसके दरबार में आए थे? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। जो मुगल एम्पायर के थे जहांगीर दरबार, ये अकबर के नाम पर पत्र लेके आया था। किसका पत्र था? जेम्स फर्स्ट का पत्र था। और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। यानी अकबर के नाम पे पत्र लेके आया था, जेम्स फर्स्ट का पत्र था और जहांगीर के दरबार में आया था। जो कैप्टन हॉकिंस की बात की जाए तो ये तुर्की भाषा बोल सकता था, और ये जहांगीर के दरबार में आकर ये तुर्की भाषा बोला, तुर्की भाषा में। तब जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था, ये कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब। मनसबदारी व्यवस्था थी, ये मुगल प्रशासन का एक हिस्सा थी। जब हम मुगल प्रशासन को पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे, तब हम उसमें मनसबदारी व्यवस्था भी पढ़ेंगे। तो कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। अब कैप्टन हॉकिंस क्या चाहता था? कैप्टन हॉकिंस चाहता था कि भाई अंग्रेज व्यापार के लिए सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांग रहा था जहांगीर से, कि भाई उसे सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी जाए। अब सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांग रहा था, तो जहांगीर ने शुरू में तो सूरत में यानी पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पुर्तगीजों से शत्रुता कौन ले, और साथ में जो सूरत के व्यापारी थे उन्होंने भी उसका विरोध किया। अब पुर्तगीज उस टाइम पे क्या थे, पुर्तगीज जो थी बहुत बड़ी यानी नौसेना थी, यानी सबसे बड़ी नेवी थी, और हिंद महासागर में इंडियन ओशन में उसका बहुत ज्यादा यानी एक वर्चस्व था, मोनोपोली थी, उसका एक एकाधिकार था। तो उसके कारण जो मुगल एम्पायर थे उससे दुश्मनी लेना नहीं चाहते थे। तो एक तरीके से जो पहले अनुमति दी गई थी कि सूरत में आप फैक्ट्री बना सकते हो, उस अनुमति को वापस ले लिया गया था। यानी भाई अनुमति जो थी वो वापस ले ली गई थी। किस लिए? चूंकि पुर्तगीज के कारण, एंड सेकेंड सूरत के व्यापारी के विरोध के कारण, ये 1608 में हुआ था। अब जब ये अनुमति वापस ले ली गई, तब फिर अंग्रेजों ने 1611 में स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगीजों के बेड़े को परास्त किया था। अंग्रेजों ने पुर्तगीजों के बेड़े को परास्त किया था 1611 में स्वाली के समुद्र तट पर। अब जब स्वाली के समुद्र तट पर पुर्तगीजों को परास्त कर दिया, तो उसके बाद जहांगीर प्रभावित हुआ, और उसने बोला 1613 में कि भाई अब आप क्या है, सूरत में अपना स्थायी कारखाना स्थापित कर सकते हो। यानी इससे जहांगीर प्रभावित हुआ और बोला 1613 में कि सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दी है। 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दी है जहांगीर। लेकिन इससे पहले ही 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोल ली थी मसूलीपट्टनम में। इससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने स्थापित कर ली थी मसूलीपट्टनम में। अगर मसूलीपट्टनम की बात की जाए तो गोलकुंडा राज्य में था। और अगर मसूलीपट्टनम से बात किया जाए तो मसूलीपट्टनम से किस चीज का व्यापार किया जाता था? मसूलीपट्टनम से कपड़ों का, जो कपड़े के यानी बुनकर कपड़ों का निर्यात किया जाता था। बुनकर कपड़े भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किया जाता है। कहां पे?
बांटम में और फारस में, बांटम और फारस में, मसूलीपट्टनम से, मसूलीपट्टनम के बंदरगाह से, मसूलीपट्टनम के पोर्ट या बंदरगाह से बुनकर कपड़े भेजे जाते थे। किस कहां भेजे जाते थे? बांटम या फोर्स भेजे जाते थे, बांटम और फोर्स भेजे जाते थे। लेकिन जो मसूलीपट्टनम में क्या हुआ, धीरे धीरे डचों का भी धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया। इसके अलावा वहां जो स्थानीय अधिकारी थे वो भी पैसे लेने लगे थे, यानी करप्शन तो था ही। तो स्थानीय अधिकारी जो अंग्रेज थे उनसे पैसे मांगने लगे, पैसों की डिमांड करने लगे और डचों ने भी विरोध करना शुरू कर दी। तब अंग्रेजों ने सोचा कि भैया हमारा जो ये सूरत में ये जो हमारा मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी, इसकी जगह पे हमें दूसरी व्यापारिक कोठी खोलनी चाहिए। तो उन्होंने अमरगांव, असर गांव में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली, दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। अब इससे क्या था, उत्तर में डच कॉलोनी, डच बस्ती थी उत्तर में, तो यहां पर भी अंग्रेजों को विविध समस्याओं का सामना करना पड़ा। असर गांव में जब यहां पर भी अंग्रेजों को विविध समस्याओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि भाई अब कहीं दूसरी जगह खोलते। तब इसी बीच ये असर गांव में खोला था 1826 में दूसरी व्यापारिक कोठी, दूसरी व्यापारिक कोठी। तब फिर क्या हुआ, जब असर गांव में भी ये हो गया तो 1632 में, तब 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान हासिल कर लिया था अंग्रेजों ने, तन से सुनहला फरमान हासिल कर लिए थे, जिसके तहत 500 पैगोडा कर देना पड़ता था। 500 पैगोडा टैक्स देने के बाद उन्हें ये गोलकुंडा के बंदरगाह, गोलकुंडा का पोर्ट का यूज कर सकते थे बिजनेस पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, व्यापार के लिए। यानी 500 पैगोडा देकर गोलकुंडा बंदरगाह का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जो स्थानीय अधिकारी थे यहां भी इन्हें परेशान करने लग गए थे, तो अब उन्हें कोई एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां पे ये सारी समस्याएं ना हो। लेकिन उसके बाद उसी समय पे फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से एक समझौता कर लिया। समझौता के तहत मद्रास को पट्टे पर ले लिया। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में ले लिया और मद्रास को किलेबंद कर दिया। और जो किलेबंद किया था उस किले का नाम पड़ गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस किले का नाम पड़ा था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस किले का नाम पड़ा था। तो इस तरीके से उनका व्यापार आगे बढ़ा। फिर इसके बाद 1615 में क्या हुआ था, सर टॉमस रो 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया ताकि वो अंग्रेजी कंपनी के लिए और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। क्यों आया था? ताकि अंग्रेजी कंपनी के लिए और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर सके, और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। सर टॉमस रो आया था 1615 में। 1623 में क्या हुआ, 1623 में अंग्रेजों की और भी बहुत सारी जगह उनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। जैसे सूरत में हो चुकी थी, भड़ौच में हो चुकी थी, आगरा में हो गई थी, अहमदाबाद में हो गई थी और मसूलीपट्टनम में। यानी इतने स्थानों पर
अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियां स्थापित हो गई थी। सूरत, भड़ौच, आगरा, अहमदाबाद एंड मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित हो गई थी 1623 में। इसके अलावा और बात की जाए तो 1630 में 1630 1630 में मैड्रिड की संधि हुई। 1630 में मैड्रिड की संधि हुई थी। मैड्रिड की संधि किस किस के बीच हुई थी? मैड्रिड की संधि हुई थी पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये मैड्रिड की संधि में समझौता किया गया था कि भाई जो पूर्वी व्यापार है, पूर्वी व्यापार में जो भी पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच जो भी संघर्ष है, उन सबको समझौता, उस सबको समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्त करने का निश्चय किया गया कि भाई पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा निश्चय किया गया पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच कि भाई पूर्वी व्यापार पर जो भी संघर्ष है उसे समाप्त कर देंगे। फिर 1630 के बाद 1634 में ये सूरत और गोवा, यानी सूरत में कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष। और गोवा में कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर। ये दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर क्या हुआ था कि भारतीय व्यापार पर दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। पुर्तगाली अंग्रेज को कॉपरेट करेंगे एंड अंग्रेज पुर्तगालियों को कॉपरेट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को भारतीय व्यापार पर कॉपरेट करेंगे, भारतीय व्यापार पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है 1634 के बाद 1661, यानी एक तरह से अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो युद्ध था वो समाप्त हो रहा है 1661 के टाइम से। 1661 में जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथलीन, ये दोनों का विवाह कर दिया गया, मैरिड हो गई, ये दोनों विवाह कर दिया गया। जब विवाह कर दिया गया तो पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई नहीं रह गई। फिर दहेज के रूप में, यानी जो डाउरी के रूप में बंबई द्वीप पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में 1661 में बंबई किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी, यानी बंबई दे दी अंग्रेजों को दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में। फिर उसके बाद 1668 में क्या हुआ? बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1668 में बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, बंबई को 1668 में। और फिर उसके बाद 1687 में 1687 में क्या हुआ? अंग्रेजों की ये मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई, अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती पहले सूरत थी, अब सूरत के स्थान पर कौन हो गई? ये हो गई बंबई। पहले सूरत, अब सूरत के स्थान पर बंबई हो गई। तो इस तरीके से ये अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक सफलता है यहां तक कंप्लीट हुआ। तो ये लेक्चर हमारा आज कंप्लीट होता है। जो लास्ट लेक्चर हमने बताया था उसमें एक जगह थोड़ी मिस्टेक थी। उसमें यह था कि यूरोपीय कंपनी के आगमन में थोड़ा सा था कि यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले थे पुर्तगीज
एंड देन थे डच, एंड देन थे अंग्रेज, एंड देन थे डेनिश, फिर थे फ्रांसीसी। तो यहां पे ये चीज था कि फ्रांसीसी पहले कर दिए थे, डेनिश बाद में कर दिए थे, लेकिन सही क्रम ये है, पुर्तगीज पहले नंबर पे आए थे, डच दूसरे नंबर पे आए थे, अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए थे, चौथे नंबर पे डेनिश थे, एंड पांचवें नंबर में फ्रांसीसी थे। ये जो भारत आने का क्रम था, पूरी देश में आने का क्रम था यूरोपियों का। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।